Hello and welcome to PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Northeast to emerge as key player in Act East policy. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। वैसे करंट कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया असम ट्रिब्यून ने, और असम ट्रिब्यून से बात करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दो मुख्य बातें कही। वैसे तो कई सारे बातें कही, बट दो मुख्य बातें हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज अबाउट टू इमर्ज एज टूरिस्ट हब, इको टूरिस्ट हब फॉर इंडिया। तो इकोलॉजिकल टूरिज्म के लिए नॉर्थ ईस्ट के पास अच्छा पोटेंशियल है, और आने वाले टाइम में सरकार कोशिश करेगी कि नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इको टूरिज्म के लिए प्रमोट करे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इको टूरिज्म का हब बनाए भारत के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हब बनाए भारत के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि नॉर्थ ईस्ट इज गोइंग टू बी ए की प्लेयर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है वो समझते हैं, और फिर उसमें नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो भी देखेंगे। क्या उसमें इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं वो भी समझेंगे। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक अपग्रेडेड पॉलिसी है ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार ने स्टार्ट किया था 1991 में, और उसी पॉलिसी को अपग्रेड किया गया 2014 में, और उसका नाम दे दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो बेसिकली एक्ट ईस्ट इज नथिंग बट लुक ईस्ट ओनली, बट इन अ रिफॉर्म्ड पैकेज। देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत क्यों हुई, और फिर उसको क्यों ट्रांसफॉर्म किया गया या अपग्रेड किया गया इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए, 1991 में यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड कोल्ड वॉर गॉट ओवर, बट यूएसएसआर इकोनॉमी वाइज वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। तो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन है वो इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक सेटबैक था, और उसके बाद 1991 से भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स भी अडॉप्ट कर लिए। तो नाउ इंडिया वाज लुकिंग फॉर न्यू ट्रेड पार्टनर्स in order to offset the impact that Indian economy had to witness because of disintegration of USSR. Plus, since we had opted for LPG reforms, we had gone for LPG reforms, so we were looking for bigger markets and investment sources. तो इस कारण से हमारे लिए जो सबसे ल्यूक्रेटिव मार्केट, सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल वाला मार्केट हमें दिखा, वो दिखा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है भारत के साथ। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं: म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। इन 10 देशों ने, जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आते हैं, मिल करके आपस में एक ग्रुप भी बनाई है, जिस ग्रुप का नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इनके साथ भारत ने अपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने का फैसला किया अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी, with the main intention of offsetting the negative impact that Indian economy had to witness because of disintegration of USSR। तो नए पार्टनर्स हम ढूंढ रहे थे, आसियान के साथ हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ले आए लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या फायदा हुआ, आसियान के साथ भारत का इंटीग्रेशन कैसे मजबूत हुआ, तो वो देखते हैं। हमने आसियान ग्रुप्स के साथ एक डायलॉग पार्टनरशिप स्टार्ट की अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए। आसियान ग्रुप ने भारत को डायलॉग पार्टनर बनाया 1996 में। इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया 2012 में, और इंडिया और आसियान बिकेम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स टू ईच अदर। ट्रेड में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए, ये लुक ईस्ट पॉलिसी जब आई थी, उस वक्त दोनों साइड्स के बीच में ट्रेड लगभग $2 बिलियन का था। दोनों साइड्स ने आपस में अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी 2010 में साइन किया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और अब देखिए $2 बिलियन से ट्रेड बढ़ करके मौजूदा टाइम में हो चुका है $131 बिलियन। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एक बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी में मेंबरशिप या लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण आसियान कंट्रीज ने भारत को और भी कई सारे रीजनल फोरम्स में एंट्री दिलाई है,
और इंडिया उन रीजनल फोरम्स की मदद से बाकी दुनिया के मेजर कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम है ईस्ट एशिया समिट। तो इंडिया आसियान ग्रुप जो है उन्होंने आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की 2012 में, और उसके बाद आसियान ग्रुप्स ने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने, भारत को ईस्ट एशिया समिट का मेंबरशिप दिलाया। ईस्ट एशिया समिट इज ए ग्रुप ऑफ 18 कंट्रीज। 10 तो आसियान कंट्रीज हो गए, प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, रसिया एंड यूएस। तो ईस्ट एशिया समिट का भी मेंबरशिप मिला भारत को बिकॉज ऑफ इट्स लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये सब एडवांटेजेस हैं जो लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण भारत को मिले। लेकिन फिर क्या हुआ, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई तो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को, हमारी सरकार ने अपग्रेड किया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, एसेंशियली द पॉलिसी इज सेम, इट इज जस्ट दैट इट हैज बीन मेड मोर डायनामिक। तो ज्योग्राफी वाइज और इंगेजमेंट वाइज थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया गया है। देखते हैं हाउ एक्ट ईस्ट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ओवर लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ज्योग्राफिकल फोकस की बात की जाए तो लुक ईस्ट पॉलिसी मेनली फोकस्ड ऑन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जबकि एक्ट ईस्ट जो है साउथ ईस्ट एशियन के अलावा ईस्ट एशिया जैसे कि जापान, कोरिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज पे भी फोकस करता है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो ज्योग्राफी वाइज एक्ट ईस्ट इज मोर डायनेमिक, मोर वाइड। उसके अलावा जो एम्फेसिस एरिया है, लुक ईस्ट मेनली फोकस्ड एट इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द आसियान कंट्रीज। एक्ट ईस्ट जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अलावा कल्चरल यानी कि पीपल टू पीपल टाइज, ताकि टूरिज्म बढ़े, और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने पे भी फोकस करता है। स्ट्रैटेजिक मतलब जो मेन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी आ, दोनों साइड्स इंडिया और आसियान कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट आप देख रहे हो ना, इसमें मुख्य गोल है चाइना को काउंटर करना। आप समझ सकते हैं कि लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड करने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर रहा है चाइना। चाइना ने साउथ चाइना सी में अपने अग्रेशन को बढ़ा दिया, एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर दी जिसको कहा जाता है 9 डैश लाइन, इन ऑर्डर टू मेक इट्स क्लेम ओवर द 90% रीजन ऑफ साउथ चाइना सी। इट स्टार्टेड डिस्प्यूटिंग सेवरल आइलैंड्स विच अर्लियर बिलोंग टू दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो चाइना की इस एग्रेसिवनेस के कारण भारत के लिए भी खतरा हुआ, सिक्योरिटी थ्रेट, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए तो हुआ ही, क्योंकि इंडिया जानता था कि अगर साउथ चाइना सी पे पूरी तरीके से कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाता है चाइना, then its next goal will be to establish similar control in the Indian Ocean region, maybe Bay of Bengal and all. So that is why India wanted to stop China here itself by partnering with the other Southeast Asian countries. और Southeast Asian countries तो were already direct under threat of China. तो इसी कारण से भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने आपस में अपने इंटीग्रेशन को फर्दर मजबूत किया, और लुक ईस्ट को हमने अपग्रेड किया। और सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं, अब स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन पे भी हम लोग फोकस करने लगे। कई सारे अब हम लोग इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जस्ट टू चैलेंज चाइनाज अग्रेसिवनेस इन द रीजन। अच्छा, चाइना कहता है कि ये पूरा एरिया हमारा है, हमने यहाँ पे ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करा दिया कि अच्छा तुम्हारा है तो आओ हमें रोको। तो इस तरीके से आप बाकी देशों के एग्रेसिवनेस को काउंटर करते हैं बाय नेवल एक्सरसाइजेज एंड ऑल। तो ये जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन, नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं, ये इन्हीं को कहा जाता है मसल फ्लेक्सिंग या पावर प्रोजेक्शन, इनडायरेक्टली दूसरे देशों के एग्रेसिवनेस को रोकने के लिए। तो एक शब्द में आप अगर समझें तो 2014 में लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड करने के पीछे एक बड़ा फैक्टर चाइना रहा है, और हमने एक्ट ईस्ट के अंतर्गत ज्योग्राफिकल इम्फेसिस बढ़ाया है, और इसके अलावा अपना जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन था वो इकोनॉमिक से बढ़ा करके कल्चरल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन में फोकस करना शुरू किया। अप्रोच की अगर बात की जाए तो लुक ईस्ट वाज मोर डिफेंसिव एंड कॉशियस, व्हाइल एक्ट ईस्ट इज स्लाइटली प्रोएक्टिव एंड असर्टिव। अप्रोच में भी अंतर है। और इंगेजमेंट स्ट्रेटजी अगर देखी जाए तो लुक ईस्ट के अंतर्गत मोस्टली बायलैटरल एंगेजमेंट्स होते हैं, भारत और पूरा आसियान ग्रुप के साथ बायलैटरल एंगेजमेंट हुआ। बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मल्टीलैटरल एंड रीजनल एंगेजमेंट्स आर बीइंग प्रमोटेड। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही नतीजा आप मान सकते हैं ईस्ट एशिया समिट एंड ऑल। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या प्रोग्रेस हुए? देखिए, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट बात एक ही है,
इट इज जस्ट दैट लुक ईस्ट का नेचर बदल गया, ज्यादा डायनेमिक हो गया 2014 के बाद से, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया एक्ट ईस्ट। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं? आसियान ग्रुप्स के साथ हमारा इंगेजमेंट बढ़ा है। आपको पता है कि आसियान ग्रुप्स के साथ अब हमारा ट्रेड लगभग 130 बिलियन डॉलर के आसपास जा चुका है। इंडिया इज नाउ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ आसियान ग्रुप। इसके अलावा इंडिया हैज अलॉटेड अबाउट 1 बिलियन यूएस डॉलर फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड आसियान। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भारत के कई सारे चल रहे हैं आसियान कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट टू इंप्रूव कनेक्टिविटी विथ म्यांमार, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंडियाज कनेक्टिविटी विथ अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सिक्योरिटी इंगेजमेंट्स कई सारे हुए। इंडिया और वियतनाम ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत एक एमओयू साइन किया, जिसके अंतर्गत कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वियतनाम भारत से खरीद रहा है। इनफैक्ट ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदने की बात चल रही है। उसके अलावा इंडिया हैज कैरिड आउट मेनी कलेक्टिव मैरीटाइम पेट्रोल्स, एज आई टोल्ड यू कि एक्ट ईस्ट के अंतर्गत हमने कई सारे मैरीटाइम पेट्रोल नेवल एक्सरसाइजेज यहाँ पे किए हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मिल करके, जस्ट टू चैलेंज चाइनाज असर्टिवनेस इन द रीजन। उसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही इंडिया ने रसिया का जो फार ईस्ट रीजन है, देखिए रसिया एक बड़ा ज्योग्राफी वाइज काफी लार्ज कंट्री है, इसका ये वाला एरिया कहा जाता है फार ईस्ट रीजन। और फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया जो है, ये काफी ज्यादा रिच है ऑयल और नेचुरल गैस में, बट यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट काफी कम है और रसिया की ओवरऑल पॉपुलेशन भी कम है। इस कारण से रसिया इज नॉट एबल टू डेवलप दिस रीजन। तो इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ रसिया टू डेवलप इट्स फार ईस्ट रीजन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, और उसके अंतर्गत इंडिया ने मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया है और प्लस इंडिया यहाँ पे कुछ ह्यूमन सेटलमेंट भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास तो जनसंख्या की कोई कमी है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि रसिया का जो फार ईस्ट रीजन को डेवलप करने वाला अग्रीमेंट है, दैट इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। उसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो मुख्य प्रोग्रेस है वो है चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना इन साउथ चाइना सी। उसके लिए अब हम लोग रेगुलर नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं आसियान कंट्रीज के साथ, और उसके अलावा एक मेजर नेवल एक्सरसाइज होता है मालाबार एक्सरसाइज, जो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेवी के साथ मिल करके इस रीजन में करता है। इंडिया और जापान ने चाइना के अग्रेशन को इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान ने एक डॉक्यूमेंट आपस में एक्सेप्ट किया है, डॉक्यूमेंट आपस में साइन किया है, जिसका नाम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक डॉक्यूमेंट। तो इसमें सीधा सीधा चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा है, बट इनडायरेक्टली बात की जा रही है कि इंडो पैसिफिक रीजन हैज टू बी केप्ट फ्री एंड ओपन। तो इनडायरेक्टली चाइना को एक मैसेज दिया जा रहा है कि यू कैन नॉट यूनिलेटरली क्लेम द साउथ चाइना सी आउट ऑफ और विथ हेल्प ऑफ योर अग्रेशन। तो ये जो इंडिया और जापान का ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच में, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक डॉक्यूमेंट, दैट ऑल्सो हैज बीन साइंड अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत नाउ वी आर लुकिंग फॉर एंगेजमेंट विथ अदर कंट्रीज ऑल्सो इंक्लूडिंग जापान एंड engagement beyond economic integration. So, free and open Indo-Pacific document is an outcome of Act East policy, whose main intention is to challenge China's aggression in Indo-Pacific region, especially in South China Sea. उसके अलावा क्वाड ग्रुप, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग स्टार्ट हुई इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि भारत ने अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फर्दर आगे ले जाते हुए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जापान, ऑस्ट्रेलिया तो आता ही है भारत के लिए, इंडिया ने क्वाड ग्रुप के फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी फोकस किया, यानी कि क्वाड ग्रुप को और ज्यादा आप कह सकते हैं कि अब एक फॉर्मल ग्रुप बना दिया गया 2020 के बाद से। अब उसके अंतर्गत हेड ऑफ द स्टेट्स की डायरेक्ट मीटिंग होती है। सो ये भी आप कह सकते हैं क्वाड ग्रुप का फॉर्मुलाइजेशन इज ऑन इंडियाज effort in the direction of Act East policy, whose main goal is to counter China's aggression in South China Sea। तो ये सब प्रोग्रेस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। आसियान के साथ एंगेजमेंट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी एंगेजमेंट्स विद आसियान ग्रुप, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट विथ रसिया, जिसको हम लोग ने कहा फार ईस्ट एंगेजमेंट, और चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी में क्वाड का फॉर्मुलाइजेशन, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड मलाबार एक्सरसाइज। अब जरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या फायदा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, वो भी जरा देखते हैं। देखिए, आप अगर ज्योग्राफिकली देखें
तो आपको समझ आ जाएगा कि भारत की तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर गोइंग टू बी इंडियाज गेटवे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दैट इज वाई एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये भारत सरकार ने भी बार बार कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने भी कहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट with further improvement or further developments in implementation of एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं या इनिशिएटिव्स हुए हैं अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो भी जरा देखते हैं। तो अगरतला अखौरा रेल लिंक, वो आप नॉर्थ ईस्ट आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत मान सकते हैं। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंक एंड इंटर वाटरवेज वाया बांग्लादेश, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स आर इन जनरल यू सी लैंडलॉक्ड ऑन मोस्ट ऑफ द साइड्स, बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होंगे, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, दिस विल हेल्प नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू हैव इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी विथ बे ऑफ बंगाल। उसके अलावा इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम सेटअप किया गया है अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसी एक्ट ईस्ट फोरम के अंतर्गत फिर जापान हैज बीन गिविंग मॉनेटरी सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपको पता है जीका प्रोजेक्ट जापान फंडेड प्रोजेक्ट है। जापान हैज अग्रीड टू स्पेंड अबाउट 13,000 करोड़ ऑन प्रिवेलिंग न्यू प्रोजेक्ट्स इन द रीजन। Mahabahu Brahmaputra Inland Waterways Program, that is also outcome of Inland India Japan Act East Forum, and this India Japan Act East Forum is being implemented between India and Japan under this Act East policy. तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू इट्स लोकेशन इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड दैट इज व्हाई गुवाहाटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नोडल सिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वो है म्यांमार के अंदर। म्यांमार के अंदर साल 2021 में मिलिट्री कू हो गया। वहां की बेसिकली आर्मी ने पावर अपने हाथ में ले लिया बाय रिमूविंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ आन सांग सूकी। वैसे वो प्रेसिडेंट नहीं थी, बट उनकी पार्टी की सरकार थी वहां पे एनएलडी की, और उसको हटा करके आर्मी ने, जो वहां की मिलिट्री जुनता है, उसने पावर अपने हाथ में ले लिया। तब से कैसा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं म्यांमार के अंदर अगेंस्ट दिस मिलिट्री जनता रूल। पीपल वांट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू बी रिवाइव्ड, और मिलिट्री जनता उनको फोर्सफुली अट्रोसियस तरीके से सप्रेस कर रही है। तो एक सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है म्यांमार के अंदर। ये अब आप समझिए कि एक मेजर डिसरप्शन हो गया है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि म्यांमार इज एनी वे पार्ट ऑफ आसियान ग्रुप, और भारत और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में म्यांमार जो है एक बफर रीजन है। तो बिना म्यांमार के प्रॉपर इंगेजमेंट के दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू गेट इंप्लीमेंटेड इन मीनिंगफुल मैनर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो इम्पैक्ट ऑफ मिलिट्री कू इन म्यांमार ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा हैम्पर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे हो, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो, दोनों में म्यांमार की जरूरत है, और बिना म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी के दीज प्रोजेक्ट्स कैन नॉट गेट इंप्लीमेंटेड। दूसरा, सिक्योरिटी चैलेंजेस इमर्ज होकर के आ रहा है। यू सी, म्यांमार के अंदर जब तक वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, तो भारत और म्यांमार आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए। अदरवाइज क्या होता था पहले, जब बांग्लादेश और म्यांमार में भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वाली सरकारें आई हैं, म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता, और बांग्लादेश के अंदर बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये ऐसी सरकारें जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखती हैं इन जनरल, वो जब आई हैं तो हुआ क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे अल्फा या एनएससीएन खापलांग, इनको ये लोग रेफ्यूज देते रहे हैं, शेल्टर देते रहे कि हमारे यहाँ तुम अपने कैंप्स बनाओ, ट्रेनिंग करो और क्रॉस बॉर्डर अटैक करो। दीज हैव बीन द प्रॉब्लम्स इन द पास्ट। दैट इज व्हाई north eastern states have remained destabilized. One reason have been anti India governments in Bangladesh and Myanmar. तो भारत तो अब बांग्लादेश के साथ तो हमारे अच्छे संबंध है, वहां पे अवामी लीग की सरकार है, शेख हसीना जी की काफी टाइम से, चौथे बार भी वो इलेक्ट हो गई। म्यांमार के अंदर अब हम लोग एक डायलेमा में पड़ चुके हैं।
इंडिया अदरवाइज स्टैंड्स फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और वहां पे आ गई है मिलिट्री जनता की सरकार। अब अगर हम लोग मिलिट्री जनता को क्रिटिसाइज करते हैं तो वापस से इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगेगी, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी में सी अराइज। और अगर हम लोग मिलिट्री जनता को सपोर्ट कर देते हैं फॉर आवर ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो फिर कहीं ना कहीं इंडिया विल बी सीन एज ए कंट्री विच इज गोइंग अगेंस्ट इट्स डेमोक्रेटिक कमिटमेंट्स। तो ये भारत के लिए एक चैलेंज हो गया है अब रिगार्डिंग इट्स स्टैंड ओवर म्यांमार। और म्यांमार के अंदर जो स्थिति बनी हुई है सिविल वॉर की, वो भारत के लिए ऑलरेडी कई सारे चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। जो केओटिक सिचुएशन है म्यांमार में, भारत वैसे तो म्यांमार की जनता या म्यांमार की जो मिलिट्री जुंता सरकार है, जुंता और जनता इज डिफरेंट। सबसे पहले जनता माने पब्लिक, मैं मिलिट्री जुंता मतलब मिलिट्री रेजीम इन म्यांमार, ठीक है, नो कंफ्यूजन। तो भारत ने इस बार म्यांमार की मिलिट्री जुंता को कंडेम किया नहीं है वैसे सीधा सीधा, लेकिन म्यांमार के अंदर चूंकि सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, वहां पे क्योटिक सिचुएशन के कारण ये इंसर्जेंट ग्रुप्स को मौका मिल गया है वापस से वहां पे अपने कैंप सेटल करने का। और चूंकि बॉर्डर जो है काफी पोरस है, रग्ड टेरेन है, पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को मौका मिल जाता है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस करने का। सो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट इज बीइंग विटनेस्ड इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ राइज ऑफ मिलिट्री कू और मिलिट्री जनता इन म्यांमार। एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी डिले हो रहा है, प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा है। दूसरा, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको भी मौका मिल गया वापस से अपने ऑपरेशंस को बिगिन करने का इन द बॉर्डर रीजन ऑफ इंडिया एंड म्यांमार बिकॉज ऑफ द केओटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन म्यांमार। तीसरा, द सिचुएशन ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस में अगेन अराइज। जैसे 1971 में प्रॉब्लम शुरू हुई थी बांग्लादेश साइड से, जो मौजूदा बांग्लादेश है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था। एट्रोसिटीज के कारण बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी मेनी रेफ्यूजीज इंटर्ड इनटू इंडिया इन इलीगल मैनर। उस तरीके का इन्फ्लक्स मौजूदा टाइम में भी देखा जा सकता है। दैट इज अनदर फियर और एप्रीहेंशन दैट इंडिया इज हैविंग कि रेफ्यूजी क्राइसिस बांग्लादेश जैसा सिचुएशन वापस से हो सकता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंडिया ने हाल फिलहाल में फैसला किया कि हम लोग जो फ्री मूवमेंट का रेजिम है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार उसको खत्म कर देंगे। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मूवमेंट रेजिम, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत और म्यांमार का बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर लंबा है, 1643 किलोमीटर वाइड। और बॉर्डर के आसपास में एक वाइडर पैच छोड़ा हुआ है लगभग 16 किलोमीटर का, जहां पे एक साइड से लोग दूसरे साइड में जा सकते हैं, एक दूसरे से घुल मिल सकते हैं, ताकि यहाँ से लोग जो है इन 16 किलोमीटर वाले एरिया में जा सके, यहाँ से लोग 16 किलोमीटर वाले एरिया में जा सके और आपस में घुल मिल सके, ताकि दोनों साइड के लोगों के बीच में कल्चरल इंटरेक्शन प्रमोट हो। दैट वाज द आइडिया बिहाइंड डेवलपिंग अ 16 किलोमीटर वाइड पैच, जिसको कहा गया फ्री मूवमेंट रेजीम। इसको स्टैब्लिश किया गया फ्री मूवमेंट रेजीम को, एफएमआर को, साल 2018 में बाय जॉइंट डेवलपमेंट्स और जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी ओनली। लेकिन अब यही फ्री मूवमेंट रेजीम जो है भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। भारत को लग रहा है कि इससे भारत के अंदर इलीगल इन्फ्लक्स बढ़ सकता है। ये लोग जो है पहले फ्री मूवमेंट रेजिम वाले एरिया में आएंगे, फिर धीरे से भारत के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि म्यांमार के अंदर चल रहा है सिविल वॉर। तो ये सब कारणों से इंडिया इज नाउ कंसीडरिंग रिवोकिंग ऑफ फ्री मूवमेंट रेजिम। फ्री मूवमेंट रेजिम बनाया गया था कल्चरल फैक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को प्रमोट करने के लिए, और लोगों के बीच में थोड़ा बहुत ट्रेड भी हो। बॉर्डर रीजन में ट्रेड हो जाते हैं, आप कह सकते हैं कभी कभार बार्टर सिस्टम में, तो वहां पे करेंसी की भी लिमिटेशंस नहीं होती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर और कल्चरल फैक्टर्स को प्रमोट करने के लिए ये फ्री मूवमेंट रेजिम का कॉन्सेप्ट लाया गया था। बट नाउ इंडिया इज प्लानिंग टू गो बैक ऑन इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ और आइडिया ऑफ फ्री मूवमेंट रेजिम, क्योंकि फ्री मूवमेंट रेजिम से एक खतरा तो इलीगल इन्फ्लक्स का है, दूसरा खतरा है ड्रग ट्रैफिकिंग का। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार का कुछ हिस्सा, उसके अलावा थाईलैंड, लाओस, ये वाला जो एरिया है ये इसको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। इट इज इन फेमस फॉर ग्रोइंग ओपियम। ओपियम जब उगता है तो उसको फिर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, और ये कारण है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में
ड्रग एडिक्शन के और ड्रग अब्यूज के केसेस ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्राइंगल एंड द बॉर्डर इज एनी वे रग्ड ब्रोकन, दैट इज वाई कंप्लीट सर्विलेंस इज डिफिकल्ट। तो फ्री मूवमेंट रेजिम के कारण कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई। इलीगल इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, इंसर्जेंट ग्रुप्स को ऑपरेट करने में थोड़ी आसानी मिल रही है और ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं। दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू डू अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। तो ये डिस्कशन से मैंने आपको कई सारी बातें बता दी। लुक ईस्ट पॉलिसी को क्यों चेंज किया गया, एक्ट ईस्ट बनाया गया, चाइना फैक्टर को मैंने बताया, उसके अंतर्गत क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, इंडिया जापान खासकर फ्री इंडो पैसिफिक ओपन, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एंड ऑल। उसके अलावा इंडिया म्यांमार रिलेशंस के भी मौजूदा स्थिति को मैंने आपको समझा दिया कि इंडिया इज इन अ काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक डायलेमा वेदर टू कंडेम और सपोर्ट मिलिट्री जुंता इन म्यांमार। भारत अभी एक आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन कर रहा ऑन द इशू, येट सम प्रॉब्लम्स आर बीइंग विटनेस्ड जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इन सब से निपटने के लिए भारत ने हाल फिलहाल में फैसला किया है कि कम से कम हम लोग अपने तरफ से फ्री मूवमेंट रेजिम का कॉन्सेप्ट तो बंद कर देते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर। देखिए लुक ईस्ट ही अपग्रेड होकर के एक्ट ईस्ट बना है। तो जब इन्होंने पूछा है कि इवैल्यूएट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, तो आपको बेसिकली लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों को मिला करके बताना है कि पहले ये लुक ईस्ट था, बाद में एक्ट ईस्ट बन गया और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब आपको बता देना है। ऐसा नहीं कि लुक ईस्ट पूछा है तो सिर्फ 2014 तक की ही बातें बताएंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि लुक ईस्ट ही तो एक्ट ईस्ट है आफ्टर 2014 मोर डायनेमिक वर्जन। मैंने हिंट्स भी दे रखा है, चाहिए तो हिंट्स पढ़िए, कोशिश कीजिए बिना हिंट्स पढ़े भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएस चाइना ट्रेड फाइट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ है, यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने कहा कि चाइना और यूएस के बीच में वापस से ट्रेड वॉर देखा जा रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी ने क्या कहा, ट्रेड वॉर देखा जा रहा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि ट्रेड वॉर होता क्या है। देखिए ट्रेड वॉर दो देशों के बीच में जब होता है तो उसमें एक देश कोशिश करता है कि अपने प्रोडक्ट्स को हेविली सब्सिडाइज करके दूसरे देश के मार्केट में बेचा जाए और वहां के मार्केट को कैप्चर किया जाए। इस फिनोमेना को कभी कभार डंपिंग भी कहते हैं बाय द फर्स्ट कंट्री, कि यू हेविली सब्सिडाइज, फॉर एग्जांपल अ प्रोडक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड इन योर कंट्री विच शुड बी ऑफ कॉस्ट 100 रुपीज, लेकिन द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इट बाय 30 रुपीज, तो नाउ इफेक्टिवली इट कॉस्ट केम डाउन टू 70, and now the government is expecting the suppliers to sell the same product in the foreign market at 70. So naturally the product will be cheaper as compared to the product, same product coming from the domestic market, वहां पे हो सकता है 80 रुपीज या 90 रुपीज का हो। इससे फिर वो जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है कमिंग फ्रॉम कंट्री वन, इट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द मार्केट ऑफ कंट्री टू। इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए जो दूसरी कंट्री है जो यहाँ पे डंपिंग हो रही है फ्रॉम कंट्री वन, वो अपने देश के अंदर ट्रेड के जो टैरिफ रेट्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, वो बढ़ा देते हैं कि अच्छा ठीक है तुम सब्सिडी दे रहे हो, 100 रुपए का सामान 70 में बेच रहे हो, एक काम करो हमारे देश में इंटर होने से पहले 50 रुपए तुम दे देना इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे। तो 70 रुपए का सामान अल्टीमेटली हो गया वापस 120 का। तो इस तरीके के जो मेजर्स चलते हैं एक दूसरे को काउंटर करने की, एक कोशिश कर रहा है सामने वाले के मार्केट को कैप्चर करना और दूसरा कोशिश कर रहा है अपने मार्केट को बचाए रखना। वॉर में भी तो यही होता है, एक आर्मी जो है वो सामने वाले की टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करती है, तो दूसरी वाली जो अपनी टेरिटरी को बचाए रखने की कोशिश करती है। ट्रेड वॉर में भी मोर और लेस सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग, वन विल गिव सब्सिडी टू कैप्चर द ट्रेड, टू कैप्चर द मार्केट ऑफ द अदर, and the other will increase the import duty tariff rates in order to protect its market. Such situation is known as trade war. मौजूदा टाइम में ट्रेड वॉर ज्यादातर देखा जाता है चाइना और यूएस के बीच में। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करता है, चाइना की सरकार, इन होप टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, एंड देन यूएस हैज बीन सीन
increasing tariff rates in order to protect its market and local manufacturer. जो चाइना की तरफ से जो एक्टिविटी हो रही है उसी को कहा जाता है डंपिंग। डंपिंग मींस गिविंग सच ए ह्यूज सब्सिडी टू योर लोकल मैन्युफैक्चरर्स कि आपका प्रोडक्ट इतना सस्ता हो जाए कि आपके डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस है उससे ज्यादा सस्ता वो बिके एक्सपोर्ट मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल ये स्टील मान लीजिए चाइना में बिक रहा है 1,000 रुपए पर टन। जस्ट इमेजिन कीजिए कि रुपए में उसकी वैल्यू 1,000 रुपए पर टन, लेकिन चाइना की सरकार ने इतना सब्सिडाइज कर दिया है कि वही स्टील भारत में बिक रहा है 800 रुपए पर टन। तो इस फिनोमिना कहा जाएगा डंपिंग। एंड डंपिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द हेवी सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट एंड दैट is considered to be unfair trade measures in order to capture the foreign trade markets। उस केस में बाकी जो सरकारें हैं वो अपनी टेरिटरी और अपने मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टैरिफ वॉल्स। एंड देन वी से कि इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेड वॉर बिगन बिटवीन द टू साइड्स। भारत और चाइना में भी ट्रेड वॉर के सिनेरियो देखे गए हैं पास्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड वॉर चाइना और यूएस के बीच में चलता रहता है। अभी 2018 में चाइना और यूएस के बीच में काफी सारे ट्रेड वॉर देखे गए, जहां पे सबसे पहले उस टाइम के जो सरकार थी ट्रम्प रेजिम, इसने 25% का टैरिफ लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया ऑन द इंपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना इन द फॉर्म ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद चाइनीज सोलर पैनल्स और वॉशिंग मशीन्स पे भी इंपोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ा दिया गया, कोटाज लगा दिए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो 2018 से ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना अपने प्रोडक्ट को सब्सिडाइज कर रहा है, यूएस उन पे टैरिफ रेट्स बढ़ा रहा है। अभी मौजूदा टाइम में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है यूएस और चाइना के बीच में, इट इज मेनली विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अभी चाइना दुनिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लीडर बनता जा रहा है। इट इज प्रोड्यूसिंग 60% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सेलिंग ऑल्सो 60% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाइनीज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवरी ईयर देन व्हाट दे सेल डोमेस्टिकली। अपने देश में जितना उनकी डिमांड है उससे 1 करोड़ ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग अग्रेसिवली टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाइनीज ऑटोमेकर हाल फिलहाल में BYD रिसेंटली अनाउंस्ड इलेक्ट्रिक SUV at a very low price of $14,000 that is giving a very existential strong threat to US car makers। सेम इज ट्रू फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट जैसे कि पैनल्स, सोलर पैनल्स या बैटरी। चाइना वहां पे लीडर भी है, सब्सिडी भी दे रहा है, जिस कारण से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? टैरिफ रेट्स को बढ़ा करके। अभी चाइना हो सकता है कि और सब्सिडी दे, या हो सकता है कि चाइना अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, रेसिप्रोकेट करे। तो इस तरह के सिनारियों को कहा जाता है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर 2018 से ही चल रहा है, मौजूदा टाइम में वापस से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब WTO का इस पे क्या रोल हो सकता है? देखिए, WTO के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, GATT को रिप्लेस करके, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको हटा करके एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा WTO इन 1995 विद द एम ऑफ हार्मोनाइजिंग ट्रेड रिलेटेड रूल्स वर्ल्ड वाइड। ट्रेड रिलेटेड रूल्स यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो हो दुनिया भर में, ताकि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। WTO के होते हुए अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं WTO इज फेलिंग टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस। बट WTO क्यों फेल हो रहा है अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने के लिए? क्योंकि WTO के अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जहां पे मेनली अगर किसी एक देश के खिलाफ केस आता है तो फिर उसके खिलाफ सुनवाई होती है और फैसले सुनाए जाते हैं, वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तो फंक्शन कर ही नहीं रहा। और क्यों फंक्शन नहीं कर रहा सिंस 2019? क्योंकि उसकी कोरम मीट नहीं हो रही। और कोरम इसलिए नहीं मीट हो रही क्योंकि नए मेंबर्स इलेक्ट नहीं होने दे रहा है यूएस। सो यूएस को पता है, अब आपको आज समझ आ जाएगा कि WTO के अंदर यूएस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को फंक्शन करने क्यों नहीं दे रहा, उनके कोरम को मीट करने होने क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि यूएस कुछ साल से ही, 2018 से ही उसको पता है कि वो एक तरह की गलती कर रहा है। अभी डंपिंग को लेकर के कोई खास नियम है नहीं WTO में, तो चाइना को बहुत ज्यादा कुछ WTO कुछ बोल नहीं सकता कि भाई तुम इतनी सब्सिडी क्यों दे रहे हो। लेकिन यूएस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाए जा सकते हैं, बिकॉज टैरिफ रेट्स को लेकर के कई सारे नियम जरूर हैं। तो यूएस क्लियरली नोस कि इन द ट्रेड वॉर द tactics that US is adopting is against WTO norms, and if WTO dispute settlement body starts functioning,
then case will go in dispute settlement body against US, and US will have to do away with these tariff rates, and that is how US will be defeated in this trade war. That is why US is not allowing dispute settlement body of WTO to attain its quorum. तो आई होप आपको अब सिचुएशन समझ आ रहा है, WTO को भी हमने इससे लिंक कर दिया। भारत के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है इस ट्रेड वॉर में? देखिए, भारत के लिए तो इन जनरल फायदा ही है। हमारा चाइना के साथ ट्रेड गैप ज्यादा है, मतलब चाइना के साथ हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब जब चाइना अमेरिका में अपने सामान, देखो, अब अमेरिका में जब चाइना अपने सामान नहीं बेच पाएगा, तो नेचुरली चाइना भी रेसिप्रोकेट करेगा, और चाइना भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने देश में घुसने नहीं देगा बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी। तो उस केस में भारत के लिए एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट चाइना के अंदर बढ़ा दें, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सेम वी कैन डू फॉर द यूएस। वैसे भी यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, बट हम लोग अपना एक्सपोर्ट और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूएस चाइनीज प्रोडक्ट्स को अपने देश के अंदर आने नहीं दे रहा बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी। तो दोनों जब ट्रेड वॉर कर रहे हैं, तो उसमें भारत को थोड़ा फायदा हो सकता है, और दोनों देशों में अपना एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो यूएस के अंदर भारत की कंपनियां टेक्सटाइल, गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरीज बेचती हैं, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विल आल्सो इंक्रीज सिंस बोथ साइड्स आर नॉट अलाउइंग इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे प्रेफर इन्वेस्टिंग इन चाइना बिकॉज ऑफ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड बेटर टेक्नोलॉजी एंड रिलेटिवली चीप लेबर एज कंपेयर टू यूएस एंड यूरोप। तो अब चाइना में जब ट्रेड वॉर के कारण चाइना में यूएस की कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी, तो नेचुरली उसका सीधा सीधा फायदा भारत को होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए बढ़ेंगे, और ओवरऑल भारत के लिए बार्गेनिंग चिप स्ट्रांग होगा। दोनों साइड से जब भी हम ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो अब हमको पता है कि तुम दोनों आपस में तो ट्रेड कर नहीं रहे हो, ट्रेड वॉर कर रहे हो, तो हम जब इनसे नेगोशिएट करेंगे, एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर दीज टू, यूएस एंड चाइना, तो हम जब इनसे ट्रेड करेंगे तो हमारे पास बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहेगा, और ट्रेड हम अपने फेवर में कर सकते हैं। लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस भी हैं इस ट्रेड वॉर के भारत के लिए। देखिए, जब दुनिया की दो मेजर इकोनॉमीज आपस में ट्रेड वॉर करेंगी, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाएंगी, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन आने का खतरा रहता है, और जब ग्लोबल स्लोडाउन आएगा तो भारत की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। उसके अलावा एक खतरा और है, जब चाइना का प्रोडक्ट अमेरिकी मार्केट में घुस नहीं पाएगा, तो चाइना विल ट्राई टू इंटर मोर और पेनिट्रेट मोर इन इंडियन मार्केट, and in that case India will also have to start a trade war against China. Overall, ट्रेड वॉर में इट माइट लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, क्योंकि इन दोनों का आपस का करेंसी जो है उसका डिमांड बढ़ सकता है। डिसरप्शन इन इंटरनेशनल मार्केट में लीड टू इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, और उससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। एंड द ट्रेड वॉर विल फर्दर लीड टू वीकनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वैसे ही एक वीक ऑर्गेनाइजेशन बना पड़ा है इन एब्सेंस ऑफ इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। फर्दर ट्रेड वॉर will bring a climate of uncertainty in international trade, which is not good for anyone. इसीलिए वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड में दो बातें होनी चाहिए। यूएस और चाइना के बीच में जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, इट मस्ट बी सेटल्ड इन एन एमिकेबल मैनर, एक फ्रेंडली तरीके से। तो भैया चाइना, तुम इतना सब्सिडी भी मत दो, इतना डीप पॉकेटिंग सब्सिडी भी मत दो, नहीं तो फिर दुनिया के बाकी कंट्रीज को भी सब्सिडी देना पड़ेगा और फेयर कंपटीशन नहीं हो पाएगा। और यूएस भैया तुम भी यार टैरिफ घटाओ टू हैव फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो दिस इज हाउ द ट्रेड वॉर कुड बी सेटल्ड इन एमिकेबल मैनर, बट उसके लिए जरूरी है कि डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी फंक्शनल हो। दूसरा, भारत के लिए क्या जरूरी है कि इंडिया कॉशस तरीके से चले, क्योंकि इस ट्रेड वॉर से भारत को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हमें अपने फायदों को बढ़ाना है, नुकसान को घटाना है। ये ट्रेड वॉर पे ऑलरेडी यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा है, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म इफ द डब्ल्यूटीओ हैज टू सर्वाइव इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर। तो ये लड़ाई चल रही है और डब्ल्यूटीओ कुछ कर नहीं पा रहा है, तो डब्ल्यूटीओ कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या करा जा सकता है ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए, जिससे भारत के इंटरेस्ट को भी फायदा हो? आपको क्या लगता है कि ये प्रश्न बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, कि डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स ऐसे हों कि ट्रेड वॉर भी कम हो, एट द सेम टाइम भारत का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे? इस तरह के कौन कौन से रिफॉर्म्स हो सकते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए वो सब बताइए आप, और उससे भारत को क्या फायदा हो सकता है वो बताइए। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को रिवाइव करना, दोहा डेवलपमेंटल एजेंडा, ये सब बताइए। रेमिटेंस की बातें हमने कुछ दिनों पहले कही थी कि भारत ने डब्ल्यूटीओ में प्रेजेंटेशन दिया है
कि रेमिटेंस कॉस्ट इज वेरी हाई 6.5%, दैट शुड कम डाउन टू 3%। तो ये सब बातें लिखिए कि इस तरीके से डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म होगा जिससे भारत का इंटरेस्ट भी प्रमोट होगा। तो जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में 20 मार्च के बाद से, वो सबको आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए वाइल मेंस आंसर राइटिंग। तो हमने सैटरडे को देखा था ना, ये रेमिटेंस वाली बात, वो भी लिख दीजिए। तो ये हिंट्स दे दिया है मैंने। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपको पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे लिमिटेशन है, वो सब भी लिखिए कि उसको भी रिफॉर्म किया जा सकता है, उससे भारत को भी फायदा होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सितवे पोर्ट that has become India's second overseas port. Again, this topic is important from international relations point of view. तो सितवे पोर्ट जो है म्यांमार का पोर्ट है। इस सितवे पोर्ट से ही ये कालादान मल्टी मॉडल रिवर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है। कालादान मल्टी मॉडल रिवर प्रोजेक्ट, जिसका जिक्र आज हमने भी पहले आर्टिकल में भी किया, इट इज बेसिकली एम्ड एट कनेक्टिंग कोलकाता पोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू डिफरेंट मोड्स, इसीलिए इसका नाम है मल्टी मॉडल, कि यहाँ से रिवराइन मोड में एक कनेक्टिविटी आएगा टू द कोस्ट, हल्दिया कोस्ट, और वहां से फिर सी रूट के थ्रू यहाँ हम लोग सितवे पोर्ट पे पहुंचेंगे। फिर कालादान रिवर विच ओपन्स एट सितवे पोर्ट इन दिस बे ऑफ बंगाल, कालादान रिवर के थ्रू होते हुए हम लोग पलेटुआ कलेटुआ होते हुए वी विल रीच टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया म्यांमार हियर, एंड दिस इज हाउ कनेक्टिविटी बिटवीन ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया विल गेट स्ट्रेंथेंड। अदरवाइज हम लोग को अभी जाना होता है थ्रू दिस सो कॉल्ड चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो इस कारण से अगर कोलकाता से अगर हमें मिजोरम तक पहुंचना है तो लगभग 3 दिन का वक्त लग जाता है, विच कैन बी रिड्यूस टू अबाउट 16 to 20 आवर्स विथ हेल्प ऑफ दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये सितवे पोर्ट है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट which is being implemented under India's Act East policy. अब ये सितवे पोर्ट का ऑपरेशंस भारत के पास आ गया है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो इंडिया हैज गेन्ड राइट्स टू ऑपरेट सितवे पोर्ट एंड दिस मेक्स सितवे पोर्ट सेकेंड ओवरसीज पोर्ट वेयर इंडिया हैज गॉट ऑपरेशंस राइट। पहला चाबहार पोर्ट है ईरान के अंदर। भारत की कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को अब ये पावर मिला है, अथॉरिटी मिली है कि वो सितवे पोर्ट को ओन करे और इसके ऑपरेशंस को रन करे। सितवे पोर्ट की बात की जाए तो इट इज इन द कैपिटल ऑफ रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। रखाइन प्रोविंस वही प्रोविंस है जहाँ पे रोहिंग्यास लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो रोहिंग्यास की भी रेफ्यूजी प्रॉब्लम है ज़्यादातर इन बांग्लादेश। रोहिंग्याज रेफ्यूजीज माइग्रेटिंग टू बांग्लादेश, ये तो आपको पता ही है। वी विल टॉक अबाउट रोहिंग्या समडे लेटर। तो रखाइन स्टेट में है, रखाइन प्रोविंस में है सितवे पोर्ट, and this port is on the mouth of Kaladan River. And as I told you, it is being constructed by India under Kaladan Multimodal Transport Project. अब ये कालादान के अंतर्गत ये जो सितवे पोर्ट आता है, इसका ऑपरेशन जो भारत को मिला है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए? इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट ऑपरेशंस फॉर इंडिया, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। देखिए, ये जो सितवे पोर्ट है ये डीप वाटर पोर्ट है, डीप वाटर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रेजिंग नहीं होती है, मतलब रिवर बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठा नहीं करता है। इस कारण से यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स जिनका डीपर ड्राफ्ट होता है, बड़े शिप्स, तो ज्यादातर उनका पार्ट जो है अंडर सी भी लेवल भी रहता है, उनको कहते हैं डीपर ड्राफ्ट। दे कैन ऑल्सो डॉक एट द सितवे पोर्ट बिकॉज इट इज ए डीप वाटर पोर्ट। तो बिगर शिप्स कैन डॉक एट दिस पोर्ट एंड दैट इज वाई सितवे पोर्ट कैन एक्ट एज पोर्ट ऑफ कॉल फॉर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया के जो कोस्ट पे जो पोर्ट्स हैं वहां पे रिवर्स जो है बहुत सारा सैंड लेकर के आके डिपॉजिट करती हैं, जिस कारण से बहुत ज्यादा बड़े शिप्स नहीं आ सकते बिकॉज द माउथ इज क्वाइट शैलो। तो हमारे पोर्ट जो है बहुत ज्यादा डीप वाटर पोर्ट्स नहीं है ईस्टर्न रीजन में, और सितवे पोर्ट डीप वाटर पोर्ट है। तो यहाँ पे बड़े शिप्स आकर के डॉक कर सकते हैं, विच कैन एक्ट एज पोर्ट ऑफ कॉल। द सितवे पोर्ट कैन एक्ट एज पोर्ट ऑफ कॉल फॉर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि बड़े शिप्स यहाँ आकर के बड़ा सामान लाएंगे, ऑफलोड करेंगे, और फिर वो सामान पार्ट में ब्रेक कर करके इंडिया के कोस्ट पे लाया जा सकता है। एक काम ये हो सकता है, मान लीजिए कि भारत को बहुत सारा सामान ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो पार्ट पार्ट में हम सामान लाएंगे सितवे पोर्ट पे
पहले ऑफलोड करेंगे, फिर वहां से बड़े शिप पे लोड करके ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल, वेयर बिगर शिप्स कैन डॉक and can take huge volume of cargo. So Sitwe port can act as port of call for eastern coast of India because it is a deep water port. So that is the economic importance of Sitwe port for India. दूसरा इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन भी होगा भारत के लिए सितवे पोर्ट का. क्या स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन होगा? यू सी, म्यांमार के अंदर एक और पोर्ट है क्याकफाउ पोर्ट. ये क्याकफाउ पोर्ट जो है सितवे पोर्ट से थोड़ी दूरी पे है, और ये क्याकफाउ पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसको कनेक्ट कर रहा है. ये पोर्ट को डेवलप कर दिया और इसको कनेक्ट कर रहा है विथ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, जिसके मदद से चाइना की एक्सेसिबिलिटी मजबूत हो रही है बे ऑफ बंगाल में. तो अब जब हम सितवे पोर्ट डेवलप करेंगे इसके पास में ही, तो एटलीस्ट वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू काउंटर चाइनाज क्याकफाउ पोर्ट इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर नेवल पर्पस, स्ट्रेटेजिक पर्पस. तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का रिफ्रेश्ड वर्जन है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि चाइना इज अटेम्प्टेड टू इंसर्कल इंडिया. तो एटलीस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में जो एक पर्ल है कम से कम क्याकफाउ पोर्ट, उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस सितवे पोर्ट. So that is the strategic implication of the Sitwe port for India. We will be able to counter China's Kyakfao port, which is being built by China in Myanmar. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about India achieving target to eliminate काला जार. This topic is important from prelims point of view. मेंस में कहीं लिखने में हेल्थ इश्यूज पे कभी आप लिख रहे हो तो पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, इंडिया हैज सक्सेसफुली इराडिकेटेड कालाजार. कालाजार का टेक्निकल नेम है विसरल लेमेनेसिस, बट इसको कॉमन भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कालाजार. एक पैरासाइटिक डिजीज है, पैरासाइट्स के कारण होता है. लेशमेनिया पैरासाइट एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, और इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स या रिसर्च हुए नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. It is second largest parasitic killer in the world after malaria, and it is transmitted through the bite of infected sandflies. ये नॉर्मली स्प्लीन, लीवर, उनमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है कालाजार, और अगर इसका इलाज नहीं कराएगा टाइम पे तो फर्टिलिटी रेट इज एज हाई एज 95%. भारत के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, 2003-4 में स्टार्ट किया गया था. इसका मेन पर्पस था टू प्रिवेंट and control diseases like Japanese encephalitis, dengue, कालाजार, फिलरेसिस, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. तो इसी प्रोग्राम का आप सक्सेस मान सकते हैं कि कालाजार हैज बीन नाउ कंप्लीटली एलिमिनेटेड. तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत टारगेट रखा गया था, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ही कालाजार को एलिमिनेट किया जाएगा, और हमने एलिमिनेट इसको कर दिया. सो दैट इज अ सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द टारगेट अंडर दिस प्रोग्राम. तो वैसे तो सीधा सीधा प्रश्न मेंस में नहीं आएगा इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन कहीं आप हेल्थ सेगमेंट में क्या प्रोग्रेस हुए अभी तक, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम लाया गया और उसका अचीवमेंट हाल फिलहाल में कालाजार का एलिमिनेशन. आर्टिकल 21 से रिलेटेड चारों ही केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वेंडरबर्ग रिजोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ नाटो ग्रुप. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.